हेलो एवरीवन। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं आपका अपना सूत्र के इस पहल में हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर हम डेली एडिटोरियल लेके आते हैं, डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। और उसके अलावा जो दूसरा वीडियो हमारा रहता है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं करंट अफेयर आधारित, साथ ही मुख्य परीक्षा लेखन का भी हम यहाँ पे प्रयास करते हैं। अब आज का जो सेशन है वो बात कर रहा है यहाँ पर कल कौन कौन से जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट थे उनमें जो एमसीक्यूज बने उन पे। और यहाँ पर कुछ देखिए 2 तरह के एमसीक्यूज होते हैं, एक तो होते हैं इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं, आपको कुछ चीज़ों के बारे में याद हो सकता है यूपीएससी में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन ना बने, लेकिन जो फैक्ट्स याद होंगे आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे, आंसर राइटिंग में, प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे। ओवरऑल ये आपका यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज में आपको हेल्प ही करने वाले हैं। तो आज का जो प्रश्न है उसके बारे में बात करें, भारत की वैश्विक स्मार्टफ़ोन निर्माण में उभरती भूमिका। देखिए आपको पता है कि भारत अगर आप देखें 2021 के बाद जो स्मार्टफ़ोन निर्माण उसमें लगातार आगे बढ़ रहा है और भारत की वर्तमान सेकंड रैंक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत की क्या रैंकिंग है, सेकंड रैंक है। उसमें अगर आप देखें जो 1% पहले आईफोन 1% जो फोन बनते थे, 7% जो विश्व के जो फोन है, मोबाइल फोन है, उनका बेसिकली भारत में बन रहे हैं। ये फैक्ट हो गया। उनमें आईफोन में अभी जो आपको पता होना चाहिए, जो फॉक्सकॉन कंपनी उसमें भारत में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और ये एप्पल की है, कहीं ना कहीं अगर देखें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एप्पल की, जब वहाँ ताइवान की है, सॉरी। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, स्टेटमेंट वर्ष 2025 तक भारत वैश्विक आईफोन उत्पादन 10% से अधिक योगदान करता है। अब इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये सही है, गलत है, क्या कैसा, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताना। फिर दूसरा, यहाँ पर एप्पल के आपूर्तिकर्ता ने कर्नाटक में घटक निर्माण $2 बिलियन के निवेश को मंजूरी यहाँ पे दी है। इसके बारे में यहाँ पे बात है। फिर तीसरा, अगर हम बात करें, होनहाई द्वारा किए गए हार्डवेयर निवेश, एप्पल की आपूर्ति श्रृंखला चीन ने निवेश बढ़ाने का प्रयास है। यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए तीसरा स्टेटमेंट सही है, सही बात है कि यहाँ पे जो हर एक कंपनी प्रयास करे कि चाइना प्लस वन लेके चले, चाइना प्लस वन। कोई समस्या आती है कम से कम एक देश ऐसा होना चाहिए जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑलरेडी ऑपरेटेड है। अब यहाँ पे पहले दूसरे स्टेटमेंट बात करें, एप्पल की आपूर्ति करना कर्नाटक में इतने निवेश किया, ये तो बात एकदम सही है। दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही हो रहा है। 10% से अधिक योगदान कर रहा है, ये गलत बात है। 7% से कम का योगदान, 7% के आसपास का योगदान है। केवल दो स्टेटमेंट इसके यहाँ पे सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न बात करेगा, विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के संबंध में शिवराज सिंह चौहान ने, कृषि मंत्री, उन्होंने यहाँ पे शुरू किया था। कृषि जो कृषि जो आधारित अर्थव्यवस्था उसमें विकास आ पाए, वैज्ञानिक व नवाचार पद्धतियों को अपनाया जा सके, इस संबंध में ये पहल की शुरुआत की गई थी। और ये अभियान खरीफ, अगर हम बात करें, खरीफ और जायद फसलों की बुवाई से पूर्व वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। फिर दूसरा, के पहले चरण में 723 जिलों में 65,000 से अधिक गांव कवर के शामिल किया जाएगा। तीसरा, इस अभियान में आईसीएआर कृषि विज्ञान के 16,000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक यहाँ पे भाग लेंगे। तो ये तो देखिए 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 आईसीएआर की बहुत सारे, लगभग 10 के आसपास जो उसकी यूनिट्स है, उन्होंने यहाँ पे भाग लिया है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। पहले चरण में ये 723 जिले शामिल हुए, ये भी स्टेटमेंट से दूसरा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। ये अभियान खरीफ और रबी बुआई से पहले आयोजित किया जाता है, जायद से पहले नहीं किया जाता। तो जो जायद से पहले नहीं किया जाता, खरीफ और रबी से पहले किया जाता है। इससे इसके संबंध में यहाँ पे देख लिया। अब हम बात करेंगे तुर्की अजरबैजान की। तो कुछ इनसे फैक्ट है कि तुर्की ने अभी हाल में इतना नाम बदल क्या करते, तुर्की ये करती। अजरबैजान में अभी क्या हुआ, बाकू में क्या हुआ था, कॉप का समिट हुआ था, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो यूएन ट्रिपल सी का जो कॉप होता है उसका समिट यहाँ पे हुआ था, इसलिए भी चर्चा में था। तो अजरबैजान से भारत के व्यापार कूटनीति संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। भारत तुर्की के सभी व्यापारिक संबंधों औपचारिक रूप से निलंबित कर दिए गए। क्या ऐसा स्टेटमेंट है? बिल्कुल गलत है, ऐसा थोड़ी है। अभी एक जो अगर आप देखें, सेल्बी करके जो कंपनी थी जो एयरपोर्ट में निवेश करती थी, उसको लेके कुछ यहाँ पे स्टेप उठाए गए हैं। बाद में वर्ष 2022 में अर्मीनिया को $245 बिलियन की रक्षा नीति, सही बात है। अजरबैजान और अर्मीनिया, ये जो दो कंट्रीज हैं, अगर आप देखें, अगर हम इसे कहें अजरबैजान और इसे हम कहें अर्मेनिया, ये दोनों पड़ोसी देश हैं, उनके बीच क्या रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और ये दोनों देखिए यूएसएसआर से ही अलग हुए थे, तो भारत अभी अर्मेनिया को सपोर्ट करता है। तो बाइनेचुरली जो अजरबैजान है वो क्या करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो भारत ने क्या किया, वेपन आर्मेनिया को सपोर्ट किया था, है ना। इसलिए क्या किया, अजरबैजान ने भी यहाँ पे भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो ये बात है। दूसरा, भारत तुर्की रिएक्टर और मशीनरी आयात में शीर्ष साझेदार है। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र में चीन अग्रणी, ना कि भारत। अब अगर हम बात करें तुर्की के संबंध में, देखें लगभग तुर्की से हमारा लगभग $6 बिलियन का व्यापार है। लगभग हमारा 11 या 13वां हम ट्रेडिंग पार्टनर है तुर्की। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, 2.20 लाख लगभग टूरिस्ट हर साल तुर्की जाते हैं।
20 से 30 हजार केवल पाकिस्तान से टूरिस्ट यहाँ पे तुर्की आते हैं। तो अगर टूरिज्म के नज़र से देखें तो भारत वहाँ पे बहुत योगदान करता है तुर्की में। तुर्की इसको पहले अगर आप देखेंगे, जो अगर कहीं ना कहीं देखें नाटो का पार्ट है, साथ ही साथ तुर्की जिसके पास S-400 भी है। S-400 जिसे रशिया ने बेसिकली अगर आप देखेंगे खुद के पास रखा है S-400, चाइना को दिया है, भारत को दिया है और तुर्की को दिया है। 4 देशों के पास S-400 डिफेंस सिस्टम है। तुर्की का जो अदोरगन है, जो वहाँ के शासक हैं, वो बेसिकली अगर आप अपने आप को जो इस्लामिक जो कंट्रीज है उसका लीडर मानते हो, इसलिए हर एक इस्लामिक कंट्रीज में बिना बुलाए बाराती की तरह वहाँ पे प्रवेश करते हैं। और वहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, पाकिस्तान को ही इन्होंने भारत के खिलाफ सपोर्ट किया है। ठीक है, अगले आर्टिकल पे हम बात करेंगे, क्वेश्चन पर बात करेंगे कथन। भारत में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में एमटेक नामांकन में तीव्र गिरावट आई है। ये बात सही है यहाँ पे कि हाल में क्या हो रहा है कि जो एमटेक में इनरोलमेंट है वो वहाँ पे कम हो रहा है। 2 से 3 लाख के आसपास सीट है, लेकिन जो एमटेक में इनरोलमेंट है गेट को लेकर, वहाँ 20 से 30 हजार लोग हैं MTech के लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो ये बता रहा है कि जो इंजीनियरिंग सेक्टर उसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो रुझान है लोगों का यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है। कारण क्या कह रहा है कि गेट जो उत्तीर्ण छात्र हैं, शोध की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां या विदेश में स्थान प्राप्ति को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। अगर आप देखें तो जो भी छात्र गेट में उत्तीर्ण हो रहे हैं वो बेसिकली जॉब को प्रेफरेंस दे रहे हैं, चाहे विदेश में जॉब मिले, चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में गेल है, वेल है, सेल है, कोल इंडिया लिमिटेड, उसमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना ज्यादा भूमिका वहां देने का प्रयास में है, ना कि वो एमटेक करने के लिए, कि लंबे समय तक बेरोजगार रहने से बेहतर है कि अगर वो यहाँ पे एम्प्लॉयड हो जाए। तो इस संबंध में बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे आर्टिकल था कि इनरोलमेंट यहाँ पे कम हुई है। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, भारत में कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन से नीचे आ गई है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट बात कर रहे हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे, खाद्य ईंधन की कीमतें अच्छे मानसून आपूर्ति सुधार कर स्थिर है। देखिए, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में मतलब ये होता है। देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, भारत में जो मुद्रास्फीति होती है उसमें खाने में हो, चाहे पहनने में हो, चाहे आपको फ्यूल में हो, उसमें जो प्राइस बढ़ता है उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोला जाता है। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें जो खाद्य की जो कीमतें हैं और जो ईंधन की कीमतें हैं उसको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जो फ्यूल होता है, डीजल पेट्रोल होता है और खाने का आइटम होता है, उसका रेट बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, हर साल बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है। इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन क्लियरली अंदाजा नहीं मिल पाता, इसलिए कोर इन्फ्लेशन में इन दोनों को हटा दिया जाता है। इसलिए कोर इन्फ्लेशन जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन से नीचे आ गया है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट कारण है वो गलत है। देखिए, मानसून आपूर्ति के कारण ये स्थिर नहीं है, मानसून तो अगर देखें अस्थिर है। इस वजह से अगर देखें कभी प्याज और आलू टमाटर की जो कीमतें 80 रुपए हो जाती है, तो कभी 20 रुपए 10 रुपए भी हो जाती है। तो अस्थिर है, स्थिर बिल्कुल नहीं। तो कारण यहाँ पे गलत है और कथन यहाँ पे सही है। फिर हम बात करेंगे आज का मुख्य परीक्षा संबंधी प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति निर्माण द्वारा कोर मुद्रास्फीति प्रवृत्ति का प्रभावों की समीक्षा की है। सबसे पहले आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन मौद्रिक नीति के बारे में बताया कि आरबीआई क्या करता है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो मुद्रा है उसकी मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, उसके लिए मौद्रिक नीति कमेटी बनाई जाती है, एमपीसी बनाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें वो क्या करती है, मुद्रास्फीति के आधार पर क्या करती है, मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। फिर मुख्य भाग में आप बताएं कि मौद्रिक नीति बनाने के तत्व में अगर आप बताएंगे यहाँ, हाल ये थोड़ा चेंज बता दें कि जो कोर इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन कितना हुई है, 3.36% है, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन से भी यहाँ पे कम है। ठीक है, खाद्य मुद्रास्फीति के बारे में बताएं कि लगभग 9% के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये सारी चीजें हैं। तो उसमें आप देखें नीतिगत प्रभाव भी बता सकते हैं लंबे समय से, अगर आप देखें ये सारी चीजें आप मुख्य भाग में बता सकते हैं। निष्कर्ष में आप बताएं कि देखिए, कोर मुद्रास्फीति दर में मौद्रिक शिथिलता के द्वार खोलती है, वहीं खाद्य मुद्रास्फीति की अनिश्चितता वैश्विक परिस्थितियों में आरबीआई को सावधानीपूर्वक कदम उठाने की बात करती है कि खाद्य मुद्रास्फीति कहीं ना कहीं अस्थिर दिखाई देती है आगे भी, इसको यहाँ पे टैकल करने की आवश्यकता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा बात करें तो लास्ट प्रश्न है आज का, तुर्की और अजरबैजान की विदेश नीति में पुनर्संयोजन रणनीतिक स्वायत्तता के व्यापक दावे को दर्शाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तुर्की अजरबैजान के प्रति भारत का जो दृष्टिकोण है, इन देशों द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे बढ़ते समर्थन के परिप्रेक्ष्य में बताता है। हमने अभी यहाँ पे प्लेन्स में ही देखा था, अभी जो क्वेश्चन मिला वहाँ पे हमने बताया क्यों यहाँ पे इनका रोल अगर देखें पाकिस्तान के सपोर्ट में दिखाई देता है। तो भारत को यहाँ पे आपको वही प्रश्न में वही बता देना। इसके बाद भारत की जो नीति उसके बारे में बताना है कि जो इजराइल के साथ जो भारत की साझेदारी, यूएस के साथ जो साझेदारी है, भारत के यूके के साथ साझेदारी है, इसको यहाँ पर मजबूत करने की आवश्यकता है। जो खास इनके काउंटर पार्ट में अर्मेनिया की साझेदारी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन्हें काउंटर कर सकते हैं वैश्विक स्तर पर भी और रणनीतिक स्तर पर भी। फिर आप निष्कर्ष में बताएं, निष्कर्ष में बताएं कि जो तुर्की अजरबैजान के संदर्भ में भारत की जो दृढ़ नीति है, संतुलित उन्हें अपनाना चाहिए, परिपक्व विदेशी नीति को दर्शाती है। भारत की सिद्धांत और व्यवहारिक दोनों पर यहाँ पे भारत की विदेशी नीति आधारित यहाँ पे दिखाई देती है। रक्षा क्षमता हमारी सही है, लेकिन कूटनीतिक समर्थन के द्वारा हम वैश्विक सहयोग की यहाँ पे बात करते हैं। तो आज के विषय श्रृंखला में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।